नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, समान शिक्षा जैसे मुद्दों पर आज देश में मांग उठ रही है। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता और अनेकों आंदोलन की अगुवाई कर चुके विवेक जोशी साहब। उनसे हम जानते हैं इन सब विषयों के बारे में। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी एक भारत जोड़ो आंदोलन आपने मूवमेंट किया जी। इसका उद्देश्य क्या था, ये क्या है? देखिए, भारत जोड़ो आंदोलन जिस तर्ज पर हमारे देश के अंदर में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारा जो संविधान हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली वो संविधान को हम बहुविधान कहें तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि संविधान का मतलब होता है जो कि समान रूप से कि सभी के ऊपर में एप्लीकेबल हो। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारे जो संविधान को दे करके जो अंग्रेज गए, छोड़ करके हमारे लिए गए, तो वो बड़ी मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे देश क्या दुर्भाग्य है कि इतने सालों बाद भी जब हम अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की राह पर हैं और 75 वर्षों के बाद भी आज हमको वो संविधान को फॉलो करना पड़ रहा है जो कि वास्तविकता में अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किया था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम सभी लोग नॉर्मली जानते ही हैं कि अंग्रेज देश के ऊपर में, हमारे राष्ट्र के ऊपर में जो स्थापत्य बना सके थे, उसका कारण ही सिर्फ ये था कि उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर में चोट दिया। उन्होंने हमारे लोगों को कृषि भूमि से संबंधित जो भी हमारे जमींदार हुआ करते थे उनको अपना गुलाम बनाया, अपना नौकरशाह बनाया। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने, पुलिस सिस्टम का जो शुरुआत हुआ वो भी वहीं से हुआ, क्योंकि जो पुलिस सिस्टम बनाया गया, पुलिस होती ही इसलिए थी कि किस प्रकार से भारतीयों को अंग्रेज अपने साथ जोड़ लें और जोड़ करके किस प्रकार से जो निर्धन, जो निर्बल लोग हैं उनको किस प्रकार से उनका शोषण किया जाए। तो वो व्यवस्थाएं उन्होंने उस समय पर बनाई थी, जिसका परिणाम ये था कि हम गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे। आज वही गुलामी की जंजीर में बंधे हुए संविधान को हम जो बहुविधान है उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे केसेस हमारे माननीय कोर्ट्स के अंदर में पेंडिंग चलते हैं, बहुत सारे कानून का दुरुपयोग किया जाता है। आज समान शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो समान शिक्षा वास्तविकता में नहीं है, क्योंकि समान शिक्षा का क्या मतलब है आपका इससे? देखिए, समान शिक्षा का बड़ा सीधा सा मतलब है। समान शिक्षा का मतलब ये है कि यदि आज मेरा बच्चा यदि किसी एक स्कूल में पढ़ रहा है और वहीं पर किसी पूंजीपति का बच्चा यदि किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उन दोनों का पाठ्यक्रम क्यों अलग है, उन दोनों का जो पैटर्न है वो क्यों अलग है? क्यों मेरे बच्चे को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो कि एक अमीर के बच्चे को मिल पाती हैं? तो शिक्षा तो वास्तविकता में हमारे राष्ट्र की एक आधार भूमि है जिसका बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज मोदी गवर्नमेंट है, मैं किसी सरकार विशेष के साथ नहीं हूँ, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, किसी भी अलायंस की गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट के नेताओं का, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर में कठोर से कठोर कदम उठाएं। समान शिक्षा नीति, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस प्रकार की जितनी भी मांगे हमने 8 अगस्त को जंतर मंतर पर श्रीमान अश्वनी उपाध्याय जी के नेतृत्व में रखी थी। हमारा मानना यह है कि उनको संसद के अंदर में डिस्कस किया जाए, उनके ऊपर में कानून बनाया जाए और उस कानून को त्वरित अप्लाई किया जाए ताकि हमारे देश का कुछ भला हो सके। सर, एक मांग जो आपकी 5 मांगे है उसमें एक धर्मांतरण रोकने के लिए, तो सर बड़ा विरोधाभास नहीं है? क्योंकि एक संविधान कहता है कि आप स्वेच्छा से किसी धर्म में जा सकते हैं। हाँ, जबरदस्ती के लिए एक क्रिमिनल जो भी केस होता है उसके लिए ऑलरेडी कोर्ट्स हैं। तो एक सवाल उठता है कि ये चुनाव के विशेष मौकों से पहले इस तरह की मांगे कौन उठाता है? ऐसा कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता। या फिर हमारे जैसे जो सकारात्मक मानसिकता के लोग हैं वो तो कभी ऐसा नहीं कहते कि चुनाव से पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि सकारात्मक मानसिकता के व्यक्तियों को अपने विशेष आयोजनों में, विशेष चर्चा के मुद्दों में इन चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा कारण है राजीव जी, मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण के ऊपर में यदि सख्त कानून नहीं बनता है,
तो आज जो हमारे देश की स्थिति है वो वास्तविकता में हमें गर्त की ओर लेकर के जा रही है, और वो स्थिति ऐसी है जो कि अनकंट्रोलेबल होने वाली है। आज देख लीजिए ना, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ हूं, मैं हर धर्म के सकारात्मक मानसिकता के लोगों के साथ खड़ा हूं और पूरी तरीके से खड़ा हूं। मैं कहता हूं कि आज हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, क्रिश्चियंस के अंदर में धर्मांतरण आप जाकर के देखिए ना, प्रयागराज के अंदर में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद उस चीज को देख करके आया। ईशु दरबार लगा करके बाकायदा क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन बनाया जाता है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता है। और वो हिंदू है कौन? वो हिंदू हैं जिनके पास में 2 वक्त की रोटी नहीं है। उनको 2 वक्त की रोटी, नौकरी का लालच और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का लालच दे करके यदि आप धर्म के अंदर में, एक विशेष धर्म के अंदर में लेकर के जाते हो, तो ये चीज गलत है। आपको यदि व्यवस्थाएं, आप सामाजिक हो, आप यदि यूनिवर्सिटीज चला रहे हो, आप यदि सामाजिक संस्थान चला रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी धर्म का व्यक्ति हो उसी धर्म में वो रहे, उसकी वो छूट हो, और उसके साथ में आप जो कर सकते हो वो करने का प्रयास करें इंसानियत के नाते। जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा विषय है, अब समाज में मांग भी उठ रही है, एक तरह से जागरूकता की, संसाधनों का बोझ ना पड़े। पर एक लोकतांत्रिक देश के लिहाज से बात करें तो किसी महिला या किसी दंपति को कितने बच्चे पैदा करने हैं, क्या ये सरकार डिसाइड करेगी? देखिए, ये तो हमें और आपको डिसाइड करना है ना, सरकार क्यों डिसाइड करेगी? सरकार तो एक ऐसा समूह है जो कि हमने और आपने चुन करके भेजा है अपने देश को चलाने के लिए। अब आप ही सोचिए ना, हमारे देश के जो संसाधन है वो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे वो बनाए हुए संसाधन हो, तो उन संसाधनों की दिन प्रतिदिन यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी कमी होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जनसंख्या कम करने का मतलब है कि हम आपको रोक रहे हैं किसी चीज के लिए। जनसंख्या कम करने का मतलब यह है कि हमारा और आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो, अच्छा हो, और हमारे देश की जो संपदाएं हैं वो संपदाएं एज इट इज बनी रहें। उसके लिए हमें जरूरत है कि जनसंख्या जो कि बेलगाम हो चुकी है उसको कंट्रोल किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लोग ही जनसंख्या कंट्रोल करें, क्रिश्चियंस ही जनसंख्या कंट्रोल करें। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू भी, जो सामूहिक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से किसी को भागना नहीं पड़ेगा, मुझे और आपको नहीं भागना पड़ेगा, हमें और आपको ही निर्धारित करना पड़ेगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप मीडिया में हैं तो आपके माध्यम से तो मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहता हूं, और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो नियमों को बनाती है, नीतियों को बनाती है, उनको इंप्लीमेंट करती है, हमारे देश को चलाती है। लेकिन जो हम आधार हैं, हम आधार को सोचना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कितनी आवश्यक वस्तु है हमारे आने वाले समय के लिए, जिस पर बहुत ही गहनता के साथ में विचार करना पड़ेगा। एक घुसपैठ नियंत्रण के लिए भी आपने एक विषय रखा, आपकी मांग है जी सर। भारत सरकार ने ऑलरेडी इस पे सीए, एनआरसी वगैरह कर रही है। दूसरा, भारत सरकार जैसे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से जो धर्म के आधार पर पीड़ित लोग हैं उनको शरण देने की मांग करी है, पर धार्मिक आधार पर। आपको लगता है कि धर्म के आधार पर ऐसा करना हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है उसके साथ छेड़छाड़ है? देखिए राजीव जी, फिर मैं वही बोलूँगा कि होता क्या है कि हमें ऊपर में कुछ चीज़ें मालूम होती हैं, और जब हम धरातल पर पहुँचते हैं तो वो बहुत सारी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत की जाती हैं। यहाँ पर CAA हो या NRC हो या फिर इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं किसी भी सरकार के द्वारा, आज NDA की गवर्नमेंट से पहले UPA की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो UPA की गवर्नमेंट की भी प्राथमिकता ये थी कि इस प्रकार की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाएं ताकि घुसपैठ के ऊपर में नियंत्रण किया जा सके। विभिन्न देशों से, देखिए आज हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू हैं, मानना पड़ेगा। किसी भी देश में जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए उन कानूनों का प्रावधान होता है, लाभ होता है उनको, ठीक है। आज मैं कहता हूं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से यदि कोई आ जाता है हमारे देश के अंदर में और आकर के अनैतिक रूप से, इलीगल रूप से रहना शुरू कर देता है, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए जो पुराने लोग रह रहे हैं उनको तो यहाँ की नागरिकता देना, उनको यहाँ का सुविधाएं देना, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जहाँ पर अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो लोग प्रस्तुत हैं, हम तो उस NRC और CA के अंदर में ये कहते हैं कि हम तो उनको नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, हम तो उनको रजिस्टर में एंट्री देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि इस प्रकार से तो किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति घुस जाएगा और बोलेगा कि भैया भारत तो ऐसा देश है जहां पर सबको नागरिकता मिल जाती है, चलो यहीं पर चलो। तो यहाँ पर
हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के संसाधनों को उतने लोगों तक ही सीमित रखें, हम ज्यादा एक्सेस में लोगों को लेकर के ना आए। अभी आप देखिए ना, रिसेंटली अफगानिस्तान से लोगों को लेकर के, या फिर अफगानिस्तान के कुछ लोग हमारे यहाँ पर ही आपके पास में ही वसंत विहार के पास में वो बैठे हुए हैं, और बैठ करके उनकी मांग है कि उनको यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से आपके माध्यम से, कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक अफगानी हमारे भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं 40 वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ और 40 वर्षों में मुझे इस देश में कुछ नहीं मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 40 वर्षों में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो आप यहाँ पर हैं क्यों? आप चले जाइए ना, वीज़ा लगाइए, किसी और कंट्री में जाइए, वहाँ की नागरिकता लीजिए जा करके। वास्तविकता ये है मेरे भाई कि देश के अंदर में किसी भी देश से आने वाला व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करता है, बहुत कुछ उसको मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ी सुरक्षा है, सुरक्षित है। आज सुरक्षा के मामले में भारत से बड़ा कोई और विश्व में कोई भी देश नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। उसका कारण बता दूं, हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो आप एक लेवल पर कंपैरिजन करना चाहिए। यदि हम कंपैरिजन इतनी बड़ी आबादी के देश का कर रहे हैं तो इतनी बड़ी आबादी के देश के साथ में कंपैरिजन करिए ना। आप यदि भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ में कंपेयर करेंगे, आप यदि भारत को सिंगापुर के साथ में कंपेयर करेंगे, आप यदि भारत को न्यूजीलैंड के साथ में कंपेयर करेंगे, तो वो तो बिल्कुल बेकार है ना, तुलनीय है ही नहीं है वो। आप कंपेयर करो तो भारत को चाइना के साथ में करो, तो मैं कहता हूं कि चाइना से ठीक है टेक्नोलॉजी में आगे होगा वो, किसी कारण से हम उसमें भी हो जाएंगे आगे, लेकिन बाकी चीजों के अंदर में हमारा भारत सबसे अच्छा देश है, जहां पर सुरक्षा है, जहां पर विविधता है, जहां पर आपसी लोगों में प्रेम है, सौहार्दता है। और मैं कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं, किसी में कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो सिर्फ वो नकारात्मक मानसिकता के लोगों के माध्यम से फैलाई गई मानसिकता है, जिसको वास्तविकता में यूथ्स जो है, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, वही फॉलो कर रहा है। अदरवाइज जो पॉजिटिव मानसिकता के लोग हैं वो हमारी जैसी बात करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल कि जैसे समान नागरिक संहिता, शिक्षा, धर्मांतरण, घुसपैठ, इस तरह के जो विषय हैं देश में अगर कोई भी उठाए तो वहाँ पर तुरंत एक वर्ग उठता है जिसको बोलते हैं कि देश विरोधी नारे आपके प्रोग्राम में भी लगे। तो ये अचानक लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं, पुलिस भी बोलती है कि कौन था, ये क्या होता है ये सब? देखिए, ये हमारे देश का और हमारा खुद का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य हो गया तभी देश का दुर्भाग्य हो गया। जंतर मंतर पर 8 अगस्त को मैं भी मौजूद था, और वहाँ पर जो भीड़ थी, वो जहाँ पर हुजूम था लोगों का, वो वास्तविकता में उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, उसमें हर कोई वर्ग के लोग थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी है। देखिए, हजारों की भीड़ में यदि 2 व्यक्ति ऐसे गलत आ जाएं जो कि किसी एक अच्छी होती हुई चीज़ को देख ना पा रहे हो, और यदि कुछ ऐसा कुछ कर जाएं, तो मैं कहता हूं कि हम वो हजारों की संख्या को छोड़ करके उन 2 पर फोकस क्यों करते हैं? सबसे बड़ा तो गलती हमारा ये है ना कि हम 1% गलती को तो जल्दी फोकस कर लेते हैं, लेकिन वो 99% जो अच्छाई है उस चीज़ पर तो कोई बात ही नहीं करता है। उस दिन क्या अच्छा हुआ वहां पर, उस दिन क्या अच्छी बातें हुई वहां पर, कितनों ने दिखाया, कितनों ने चर्चा करी उसके विषय में? प्रश्न ये है। तो हमारे यूथ्स की मानसिकता को बदलना होगा, हमारे लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। वास्तविकता में हम यदि राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो, और राष्ट्र से यदि दिखावा करते हैं ना, तो फिर ठीक है, वो तो 2% ही देखेंगे ना। वो 2% ने आकर के धर्म विरोधी नारे लगा दिए, उनकी मानसिकता है ना, वो कट्टरता है ना उनकी। और मैं कहता हूं कि उनकी कट्टरता को प्रेम से दूर किया जाए ना। गलती यहां पर होती है कि इस प्रकार की करने वाली जो क्रियाएं जो लोग करके चले जाते हैं, हम उसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। उसको हाईलाइट ही मत करो ना, वो तो आते ही हाईलाइट होने के लिए, तो हाईलाइट क्यों किया जाए? अच्छी चीजों को हाईलाइट करो ना आप। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात की जिस विषय पे हमने बात की, अमूमन लोग अग्रेसिव होकर जवाब देते हैं, जी जी, पर आपने बड़ी शालीनता से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही हमारा राष्ट्रीयता है, यही हमारा संस्कार है जो कि हमको दिखाना चाहिए। थैंक यू सर।